दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा चाचा की भटकती आत्मा। रात के तकरीबन 2 बजे शहर में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान पर चांदनी रात को खूबसूरत बना रही थी। गर्मी से निजात पाने के लिए छत पर एक लड़की अपने 6 माह के शिशु को सीने से चिपकाए अनजान डर से गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि मधुमक्खी की आवाज़ उसके कान में गूंज रही है और वो करवट बदल कर फिर सो जाती है। मगर मधुमक्खी की आवाज़ उसे सोने नहीं देती। अचानक उसकी आंख खुलती है। सामने उसे मधुमक्खियों का एक झुंड एक डरावने इंसान के आकार में दिखाई देता है। वो चीख पड़ती है, छत की चिमनी से अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। 90 के दशक में शहरों में खाना चूल्हे पर ही बनता था। धुएं को बाहर निकालने के लिए छत पर चिमनियाँ बनी होती थी, जिन्हें धुआड़े भी कहा जाता था। लड़की की चीख सुनकर तुरंत लड़की का सारा परिवार छत पर आ जाता है और डरावने इंसान के आकार वाले मधुमक्खियों का झुंड वहाँ से गायब हो जाता है। लड़की की माँ लड़की और उसके बच्चे को नीचे ले जाती है। लड़की बताती है उसके चाचा का भूत आया था मधुमक्खियों के झुंड में, वो उसे डरा रहा था। अभी कुछ दिन पहले परिवार में एक अधेड़ व्यक्ति फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। अभी उसे मरे साल भर भी नहीं हुआ था। सभी को लगा हो सकता है लड़की अपने चाचा की मौत का सदमा भूल नहीं पाई हो। उसे ऐसा भ्रम हुआ होगा कि मधुमक्खियों के झुंड में चाचा ही रहे होंगे। सब ने बात को आया गया कर दिया। दोपहर का समय, गर्मी के दिन, वही लड़की अपने बच्चे को प्यार से पुचकार रही थी कि तभी उसका बच्चा किसी और की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर अचानक रोने लगता है। तभी कमरे में किसी अनजान व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास डर से लड़की के रोंगटे खड़े कर देता है। वो अपने बच्चे को सीने से लगाकर उस कमरे से निकल जाती है कि तभी पीछे से एक अनजान साया हुआ आता हुआ महसूस होता है और लड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो लड़की को बच्चे को बड़े गौर से देखता है, उनको छूने का प्रयास करता है। तभी लड़की वहाँ से दौड़ लगा देती है और अपने परिवार वालों के पास पहुँच जाती है और कमरे में वे वाक्य का जिक्र करती है। सभी को लगता है हो ना हो कुछ बात तो ज़रूर है, मगर इस बात के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। घर में शादी का माहौल है। दोपहर का समय, आंगन में पंडित जी द्वारा पूजा पाठ का कार्यक्रम चालू है। मेहमानों की भीड़ लगी है, मगर घर के अंदर कुछ और ही चल रहा है। रसोई में चूल्हे पर चढ़ा बर्तन जिसमें चावल की पोटली बार बार घूम जाती थी। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। सब कह रहे थे भोजन में देर क्यों हो रही है। तभी रसोई ने से पूछा गया कि आखिर बात क्या है, चावल क्यों नहीं पक रहा है। वो बताता है चावल की पोटली बार बार घूम रही है। बात घरवालों से लेकर मेहमानों तक पहुंच जाती है और मेहमानों से बात पंडित जी तक। पंडित जी को यह बात पता चलती है तो वो पूजा बीच में रोक देते और बोलते चलो मैं देखता हूँ। जैसे ही पंडित जी रसोई में पहुँचते वो कहते यही जगह मिली थी खाना बनाने के लिए, यही फांसी लगाया था ना तुम्हारा भाई, उसकी आत्मा का वास है यहाँ पर। खैर मनाओ, अभी तक कुछ अनिष्ट नहीं हुआ। तब सभी बताते हैं रोज़ का भोजन अलग रसोई में बनता है, इतना बड़ा कार्यक्रम है और खाना भी बहुत सारा बनाना है, तो इसके लिए कमरा उपयुक्त समझा गया। पंडित जी बोलते खाना बनाने से पहले इसके नाम का कच्चा भोज पदार्थ पहले ही निकाल देना चाहिए था। सबने कहा पंडित जी, भाई की आत्मा की शांति के लिए उनके नाम का भोज्य पदार्थ पहले ही निकाला जा चुका है, फिर भी जाने ऐसा क्यों हो रहा है। तब पंडित जी बोलते मनुष्य मरणोपरांत साल भर तक परिवार के इर्द गिर्द मंडराता रहता है, उसे मोक्ष नहीं मिलता है। इस आत्मा को कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करना पड़ेगा, तभी कार्यक्रम पूर्ण रूप से सही प्रकार से फलीभूत होगा। इसके बाद पंडित जी आत्मा की शांति के लिए छोटा सा पूजन करवाते और आत्मा को भी सादर आमंत्रित करते। तब कहीं जाकर दोपहर का खाना बन पाता है। रात में बारात आती है, सब कुछ ठीक ठाक से संपन्न हो जाता है। सुबह बारातियों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध किया जाता है। चाय पक रही थी तभी एक रिश्तेदार जो बहुत दिनों से ईर्ष्या की आग में जल रहा था, रसोई को खाली पाकर खोलती चाय में राख डालने के लिए आगे बढ़ता है। मगर उसे क्या पता कि इस घिनौनी करतूत पर किसी और व्यक्ति की नज़र है। वो जैसे हाथ बर्तन की तरफ बढ़ाता है तभी एक उसे झांपड़ लगता है और वह वही चारों खाने चित होकर गिर जाता है। सबको लगता है थकान की वजह से गिर गए होगा। वो आत्मा मुस्कुरा देती है और छोटी लड़की की शादी ठीक तरह से संपन्न होने के बाद
बारात विदा हो जाती है। बेटी की विदा के बाद घर में मायूसी का माहौल। वही पास के एक बबूल के पेड़ पर बैठी चाचा की आत्मा जाने किस बात पर फूट फूट कर रो रही है। शायद उसे भी भतीजी के ससुराल जाने का कष्ट था, और सबसे ज़्यादा इस बात से दुख था कि वो उसे सीने से लगाकर विदा भी नहीं कर पाया। आत्मा को जब भी उसका अतीत याद आता है वह रोती जरूर है। घर का भरा पूरा माहौल चाचा की घर के बड़ों के साथ भले बेरुखी रही हो, मगर छोटे बच्चों का उसके साथ खास व्यवहार था। उस समय सिनेमा की टिकट 15 पैसे में मिलती थी। उसकी जेब में जब भी पैसे होते वे घर के बच्चों को सिनेमा दिखाने जरूर ले जाता। मुगले आजम चाचा ने 13 बार देखी थी। घर से संपन्न होने की वजह से चाचा की कुछ आदतें खराब थी, जैसे सट्टा खेलना। वो हमेशा एक आंख में दूरबीन लगाए न्यूज़पेपर में जाने क्या ढूंढता रहता था। सट्टा ही उसके घर में कलह की वजह बनता था। सट्टा के चलते बीवी से आए दिन उसकी अनबन होती थी। सट्टा खेलने का जुनून चाचा के सर पर इस कदर सवार था कि उसने बीवी के गहने बेचने शुरू कर दिए। बीवी अगर गहने देने में आनाकानी करती तो चाचा उसको रात भर मारता। इसी कलह की वजह से चाचा ने एक रात फांसी पर लटक कर अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली। रात के तकरीबन 2 बजे घर में कोई नहीं। घर के सभी लोग रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए। बस एक कमरे में बड़ी लड़की अपने 6 माह के मासूम बच्चे को लेकर आज फिर सो रही है कि तभी कुछ दुष्ट आत्माओं का आगमन होता है। वो तरह तरह की डरावनी आवाज़ें निकालती। तभी लड़की की नींद खुल जाती है। वो अपने बच्चे को सीने से लगा देती है, मगर कुछ दुष्ट आत्माएं उस बच्चे को छीनने का प्रयास करती है। मगर तभी गेरुआ वस्त्र धारण किए एक सन्यासी पहुंच जाता है और अपने चिमटे की मार से दुष्ट आत्माओं को भगा देता है और बोलता है, ये मासूम नाती है मेरी बच्ची और मेरे नाती की तरफ किसी ने आंख दिखाने की चेष्टा की तो जला के रख दूंगा। लड़की के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। वो पहचान जाती है उस मंद को। वो कोई नहीं, उसका चाचा ही है जो उसे उसके बच्चे को बचाने आया है। बच्चा भी चाचा की पुचकार पाकर मुस्कुरा देता है और एक तेज रोशनी के साथ सन्यासी जाने का अदृश्य हो जाता है। दूसरे दिन सवेरे जब घरवाले वापस आते हैं, लड़की फिर उन्हें रात में हुई घटना को विस्तार से बताती है। साल भर चाचा की आत्मा परिवार के इर्द गिर्द होने का एहसास दिलाती रहती है। लड़की की माँ से आकर हमेशा आत्मा मिठाई मांगती है, मगर अब किसी को न डर लगता है न ही परेशानी होती है। और साल भर बाद जब विधि विधान से चाचा की बरसी हो जाती है तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। 250 सालों से भटकती आत्मा के अनसुलझे रहस्य। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर 1977 तक निरंतर भटकती हुई एक आत्मा ने समय समय पर प्रकट होकर सैकड़ों लोगों को आश्चर्यचकित किया। थिएटर रॉयल ड्रूरी लेन लंदन में नजर आने वाली प्रेत आत्मा, जिसे एक समय में दर्जनों लोगों ने अनेक अवसरों पर देखा, उसका नाम रखा मैन इन ग्रे। आज के युग में यदि कोई व्यक्ति दीवार में से प्रकट होकर अचानक गायब हो जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? यदि देखने में ऐसा हो जैसे 18वीं शताब्दी के किसी नाटक में अभिनय करने के लिए कोई कलाकार नाटक के कपड़े पहने रंगमंच पर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। लंबा तगड़ा शरीर, खूबसूरत चेहरा, सिर पर 3 कोट वाला हैट टोपी, सिर के नकली बालों पर पाउडर छिड़का हुआ, एक लंबा सा चोगा पहने जिस पर कमर में तलवार और पाँवों में घुड़सवारी वाले जूते हो, तो आपको कैसा लगेगा? प्रेत आत्मा थिएटर में प्रतिष्ठित लोगों के बैठने के स्थान के बाईं ओर की दीवार से प्रकट होती है और नीचे बिछी कुर्सियों के पीछे से चलती हुई सामने वाली दूसरी दीवार में लुप्त हो जाती है। उसे कभी किसी ने ना तो किसी से बात करते देखा और ना ही ऐसा लगता जैसे उसे हॉल के बैठे लोगों की उपस्थिति को कोई आभास है। परंतु जिसने भी उसे देखा उसे वह प्रेत आत्मा न लगकर साक्षात जीवित व्यक्ति की तरह ही लगा। यदि कोई इसके रास्ते में आ जाता, उसका रास्ता रोकने की प्रयास करता, तो वह लुप्त हो जाती और फिर उस स्थान की दूसरी दिशा से प्रकट होती। वह प्रेतात्मा किस व्यक्ति की थी कोई भी नहीं जान पाया। परंतु वर्ष 1840 में जब थिएटर में कुछ परिवर्तन किए जा रहे थे तो वह दीवार तोड़ी गई जहाँ से प्रेत आत्मा प्रकट होती थी। दीवार को तोड़ते समय इन ईंटों में धंसा हुआ एक नर कंकाल दिखाई दिया। उसके हाथों में जंग लगा हुआ एक लंबा छुरा फंसा हुआ था। कंकाल बैठने की मुद्रा में था। उसके कपड़ों के कुछ चीथड़े भी मिले, परंतु छूने पर वे मिट्टी में मिल गए।
लोगों ने यही अंदाज लगाया कि शायद वह व्यक्ति क्रिस्टोफर रिक्स के जुल्म का शिकार हुआ होगा। पुराने लोगों से पूछताछ तथा छानबीन करने पर पता चला कि क्रिस्टोफर अपने ज़माने का एक बदनाम व्यक्ति था। महारानी एन के समय में उसे थिएटर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने बहुत अत्याचार किए। उसने उसने किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य के न मिलने पर अंत में कंकाल समीप के कब्रगाह में दफनाने के लिए दिया गया, जहाँ लावारिसों की लाश दफनाई जाती थी। इसके पश्चात भी विक्टोरिया के पूरे राज्यकाल में वह प्रेतात्मा थिएटर में यदाकदा लोगों को दिखाई देती रही। 20वीं शताब्दी तक W.J. मक्कीन पोप थिएटर के समालोचक तथा इतिहासकार ने इस प्रेतात्मा को कई बार देखा। उसने बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण करने के पश्चात यह पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर वह प्रेतात्मा किसकी है, परंतु वह भी असफल रहा। पोप 1930 से 1960 तक थिएटर के कार्यक्रमों में संलग्न रहा। इस दौरान वह प्रेतात्मा निरंतर लोगों को दिखाई देती रही। 1960 में पोप की मृत्यु हुई। पोप जब भी थिएटर रॉयल के लोगों तथा अतिथियों को शहर के धार्मिक स्थान दिखाने के लिए ले जाता, प्रत्येक अवसर पर लोगों ने देखा कि वह प्रेतात्मा साथ होती थी। जिन्होंने ऐसा देखा उन्होंने प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर भी किए। यह वास्तविकता को देखते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से मुख्य प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या पोप उस प्रेतात्मा के प्रकट होने के माध्यम के रूप में कार्य कर रहे थे? क्योंकि सबसे अधिक बार पोप के रहने पर ही प्रेतात्मा सबसे अधिक दिखाई दी। कई लोगों में दोहरी क्षमता पाई जाती है, वे प्रेतात्मा के माध्यम भी हो सकते हैं। प्रेतात्मा को किसी और पर भी प्रकट कर सकते हैं, परंतु तथ्य को देखते हुए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं पोप ने इस प्रेतात्मा का आविष्कार नहीं किया था, क्योंकि वह प्रेतात्मा 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से दिखनी प्रारंभ हुई, जो पोप के पहले का समय था। पोप की मृत्यु के पश्चात भी दिखाई देती रही। आज भी सन 1957 में जब अमेरिका थिएटर से दिन के समय नाटक देखकर लोग निकले, तो उन्होंने भी इस 18वीं शताब्दी के कलाकार को अपनी अभिनय की पोशाक में देखा। 2 शताब्दियों से जब लोग उस प्रेतात्मा को देखते चले आ रहे हैं, तो और न जाने कितनी शताब्दियों तक लोग इसी प्रकार देखकर आश्चर्यचकित होते रहेंगे। क्या ये इस तथ्य का प्रमाण नहीं कि मृत्यु के पश्चात भी हम किसी रूप में जीवित रहते हैं? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021। दोस्तों, आप लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें। धन्यवाद।